हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमआरआई इन दिस वन शॉट वीडियो। ठीक है, ये जैसे कि आप लोग डिमांड कर रहे थे मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक ऐसी वीडियो लाऊं जो कि एक ही वीडियो पूरा टॉपिक कवर कर ले। तो ये वीडियो है जिसके अंदर हम दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो फॉर द टॉपिक एमआरआई, जिसके अंदर हम आई ट्राइड कि जिस लाइन से एमसीक्यूज आते हैं वो मैं उन पूरी लाइन्स को इंक्लूड करके पूरा एमआरआई टॉपिक कवर कर लूँ। आई ट्राइड माई हार्ट। आई होप कि अच्छा लगे आपको वीडियो। तो जो आपका अपकमिंग एग्जाम से एएमसी आ रही है उसमें भी बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्जाम के लिए, वो एम्स से जुड़ना ना भूलें, जो कि आपको इस कोर्स के अंदर पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। इसी के साथ जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपको हर एक इंडिविजुअल एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवाता है एस्पायरेंट्स आपके लिए। तो बिल्कुल एस्पायरेंट्स से जुड़ना नहीं भूलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एस्पायरेंट्स की लिंक प्रोवाइडेड है। और इसी के साथ ये जो कोर्स का प्राइस है हमेशा आप सबके लिए बजट फ्रेंडली रखता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फ्रॉम पॉइंट 1। ठीक है, पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं 30+, जिसके अंदर पूरी आई ट्राइड पूरे एमआरआई का जो कंसेप्ट है, जो इम्पॉर्टेंट लाइंस है, जस्ट लाइक अ की पॉइंट्स, वो पूरे कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, स्पीडली करेंगे जिससे कि लिटरली वन शॉट वीडियो लगे, ये आपको रिवीजन वीडियो लगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। प्रिंसिपल क्या हो जाता है इसका? एमआरआई वर्क्स ऑन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, एमआरआई न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पे वर्क करता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्लस आरएफ पल्सेस यूज़ करता है। इसके अंदर कोई आयनाइजिंग रेडिएशन यूज़ नहीं होती। ठीक है, बेसिक हो गया। मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाते हैं एमआरआई के? मेन मैग्नेट, ग्रेडियंट कॉइल्स XYZ जो कि ग्रेडियंट कॉइल्स होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल, कंप्यूटर सिस्टम, पेशेंट टेबल जिसको हम काउच बोल देते हैं, और क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा कि भाई मैग्नेट के टाइप हम कौन कौन से यूज़ कर लेते हैं। तो परमानेंट, रेजिस्टिव, सुपर कंडक्टिव, तीनों मैग्नेट के अपने अपने एडवांटेज है। परमानेंट मैग्नेट लो कॉस्ट है बट नो क्रायोजन। रेजिस्टिव मैग्नेट चीप है लेकिन हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ये सुपर कंडक्टिव मोस्ट कॉमन है और स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड है अमॉन्ग द ऑल। ये आपको याद रखना है कि जो क्लिनिकल एमआरआई है वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट ही यूज़ करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की। अगर मैं बात करूं तो यूनिट तो टेस्ला यूज़ होती है। 0.2 टेस्ला मतलब लो फील्ड, 1.5 टेस्ला ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, एमसीक्यू आता है स्टैंडर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो क्लिनिकल एमआरआई में हम यूज़ करते हैं, तो डेट इज़ 1.5 टेस्ला। 3 टेस्ला की जो मशीन होती है वो हाई फील्ड हो जाती है, और 70 तो अभी रिसर्च एप्लीकेशंस में ये काम आती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन प्रोटॉन जो हम यूज़ कर रहे हैं एमआरआई के अंदर। तो भाई हाइड्रोजन प्रोटॉन का क्या मामला है कि ये मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट है हमारी बॉडी का अंदर। ये वाटर और फैट में प्रेजेंट होता है और एमआरआई सिग्नल देता है। ठीक है, लार्मर इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो लार्मर इक्वेशन क्या होती है जो कि एमआरआई में यूज़ आती है, क्वेश्चन आता है इससे। ओमेगा गामा इज इक्वल टू गामा बीटा। तो यही क्या हो जाता है यहाँ पे? प्रिसिशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, दिस इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बी हियर इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, ये याद रखना। तो ये फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पूरा फॉर्मूला याद रख लेना। अलाइनमेंट ऑफ प्रोटॉन्स की अगर मैं बात करूँ कि जो प्रोटॉन्स है उनका अलाइनमेंट कैसा होता है अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जैसे कि अभी मैं बैठी हूँ, मेरी बॉडी के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो रैंडमली अलाइंड है प्रोटॉन्स। लेकिन जब हमने मशीन चालू करी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया, तो क्या हो गए? पैरेलल हो गए। ठीक है, तो पैरेलल हो गए प्रोटॉन्स, लो एनर्जी। एंटी पैरेलल अगर हुए हैं, ठीक है, यूँ पैरेलल हुए हैं तो लो एनर्जी, और अगर एंटी पैरेलल अगर हुए हैं तो हाई एनर्जी, एंड पैरेलल ज़्यादा होगा एंटी पैरेलल से। ठीक है, प्रेसिशन की अगर मैं बात करूँ, प्रेसिशन का मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है वो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। बात करूँ रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस कब होता है? जब रेडियो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू लार्मर फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जब जो आरएफ फ्रिक्वेंसी है वो लार्मर फ्रिक्वेंसी की इक्वल हो जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं हम? रेजोनेंस। ठीक है, 10th पॉइंट है आपका आरएफ पल्स। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स है वो कैसी होती है भाई? अगर 90 डिग्री पल्स है तो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होगा, 180 डिग्री पल्स है तो रीफोकसिंग पल्स होगा। ये एमसीक्यू पूछा हुआ है इसलिए मैं ये पॉइंट लेके आई थी। 90 डिग्री पल्स दैट मीन्स ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, 180 डिग्री पल्स दैट मीन्स रीफोकसिंग पल्स। रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूँ तो T1 रिलैक्सेशन, T2 रिलैक्सेशन, ये दो रिलैक्सेशन हम पढ़ते हैं एमआरआई के अंदर। T1 रिलैक्सेशन क्या करता है? लॉन्गिट्यूडनल रिकवरी, इसको हम स्पिन लेटिस रिलैक्सेशन भी बोल देते हैं।
हैं, और T2 रिलैक्सेशन क्या करता है, ट्रांसफर्स डिके, जिसको हम स्पिन रिलैक्सेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। वीडियो का इसमें पर्पस है कि आपको MRI का रिवीजन करवाना, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कुछ, ठीक है। 12th पॉइंट है आपका इमेज अपीयरेंस। इमेज आपको कैसे दिखाई देगी, तो देखो T1 के अंदर जो फैट है वो आपको ब्राइट दिखाई देगा, वाटर आपको डार्क दिखाई देगा। बात करूँ मैं T2 के अंदर, तो T2 के अंदर आपको वाटर ब्राइट, फैट डार्क दिखाई देगा, ठीक है। ये डार्क आएगा यहाँ पे, सॉरी मिसटाइप्ड हो गया है ना। तो फैट ब्राइट, वाटर डार्क, T2 के अंदर वाटर ब्राइट, फैट डार्क, अपोजिट हो जाएगा। बात करें फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी की, तो इसके अंदर जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो तो आपको डार्क दिखाई देगा, और एडेमा कैसी दिखाई देगा, ब्राइट। तभी हम फ्लेयर में क्या बोलते हैं, सप्रेस कर देता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। शॉर्ट तो इन्वर्जन रिकवरी की अगर मैं बात करूँ तो ये फैट को डार्क कर देता है, मतलब ये क्या करता है, ये फैट को सप्रेस कर देता है, ठीक है। अब हम बात करें रिपीटेशन टाइम और इको टाइम की, जिससे क्वेश्चंस आते हैं MCQs। TR क्या हो जाता है, सबसे पहले रिपीटेशन टाइम, टाइम बिटवीन RF पल्सेस। इको टाइम क्या हो जाता है, टाइम फ्रॉम RF पल्स टू इको, ठीक है। T1 इमेज अगर होगी तो उसके अंदर रिपीटेशन टाइम, इको टाइम दोनों शॉर्ट रहते हैं। T2 इमेज अगर होगी तो उसके अंदर रिपीटेशन टाइम और इको टाइम दोनों लॉन्ग रहते हैं। और अगर मैं बात करूँ प्रोटॉन डेंसिटी इमेज की, तो उसके अंदर रिपीटेशन टाइम लॉन्ग और इको टाइम क्या होता है, शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे MRI वेटिंग सीक्वेंसेस। MRI के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं, तो T1 वेटिंग सीक्वेंस में क्या होता है, शॉर्ट रिपीटेशन टाइम, शॉर्ट इको टाइम। T2 वेटिंग सीक्वेंस में लॉन्ग रिपीटेशन टाइम, लॉन्ग इको टाइम। प्रोटॉन डेंसिटी वेटिंग सीक्वेंस में लॉन्ग रिपीटेशन टाइम और शॉर्ट इको टाइम, ठीक है। यही मुझे अच्छे से वो करना था, बट मैं यहाँ से इसको डिलीट करना भूल गई, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मेरी गलती को नेग्लिजिबल कर दीजिएगा आप लोग। कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रास्ट एजेंट हम कौन सा यूज़ करते हैं, गैडोलिनियम। MRI के अंदर हम MRI के अंदर कभी भी आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट यूज़ नहीं करते हैं। बात करूँ MRI के कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, तो पेस मेकर जो कि नॉन MRI कंपेटिबल, अगर MRI इनकम्पेटिबल है तो हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। फेरोमैग्नेटिक एन्यूरिज्म क्लिप हो गई, कोक्लियर इम्प्लांट, मेटेलिक फॉरेन बॉडी इनाइन, और कुछ न्यूरोस्टिमुलेटर भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके दौरान हम MRI नहीं कर सकते हैं। MRI के जोन कौन कौन से हो जाते हैं, 4 जोन हो जाते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। जो मैग्नेट होता है वो जोन 4 में लोकेटेड होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब आया हुआ है ये एग्जाम में। जोन 1 पब्लिक के लिए होता है, जोन 2 जहाँ पे पेशेंट प्रिपरेशन करते हैं हम, जोन 3 वो भी प्रोटेक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड होता है, और जोन 4 जो कि स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है जहाँ पे एंटर करना, यहाँ पे मैग्नेट लोकेट होती है, ठीक है, जहाँ पे मैग्नेट लोकेट होती है। और जो जोन 3 है वो भी रिस्ट्रिक्टेड ही एरिया होता है, एक्सेस ओनली टू MRI ट्रेन पर्सोनल एंड स्क्रीन पेशेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेंच। क्या होता है भाई, रैपिड लॉस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, क्वेंच। जब लिक्विड हीलियम बॉइल्स ऑफ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाती है, क्वेंचिंग। क्रायोजन की अगर मैं बात करूँ तो क्रायोजन एज ए लिक्विड हीलियम हम यूज़ करते हैं। टेम्परेचर कितना रहता है, -269 डिग्री सेल्सियस और 4 केल्विन। ग्रेडियंट कॉइल्स की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइस सेलेक्शन, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग, फेज एनकोडिंग, XYZ, ठीक है। स्लाइस सेलेक्शन, फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग, फेज एनकोडिंग, ये इनके फंक्शन होते हैं। के स्पेस पढ़ते हैं हम MRI के अंदर। के स्पेस क्या होता है, जो कि रो MRI डेटा को स्टोर करता है, और इमेज जो बनेगी वो बनेगी आफ्टर फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, आफ्टर फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो के स्पेस क्या है, जो कि रो MRI डेटा को स्टोर कर रहा है, और इमेज कब बनेगी, जब उस रो डेटा का फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी डेटा को इमेज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं RF कॉइल्स की, RF कॉइल्स कौन कौन सी हो जाती है, जो ट्रांसमिट कर रही है, जो रिसीव कर रही है। ट्रांसमिट और रिसीव कॉइल्स होती है RF कॉइल्स, या तो ट्रांसमिट करेगी पल्सेस को, या फिर वो रिसीव करेगी। सरफेस कॉइल जो होती है वो बेस्ट होती है स्मॉल बॉडी पार्ट के लिए, ठीक है। जब हम छोटे बॉडी पार्ट की हमें इमेजिंग करनी है, छोटे बॉडी पार्ट स्कैन करने हैं, तो हम सरफेस कॉइल प्रेफर करेंगे विच हैव हाई सिग्नल टू नॉइज रेशो। जो बर्ड केज कॉइल है वो हम यूज़ करते हैं ब्रेन इमेजिंग के अंदर, ठीक है। जो बॉडी कॉइल है वो कब यूज़ होती है, जब आपको होल बॉडी इमेजिंग करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिग्नल इंटेंसिटी कैसी रहती है। ब्राइट का मतलब हाइपर इंटेंस, डार्क का मतलब हाइपो इंटेंस, सेम का मतलब आइसो इंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई डिफ्यूजन MRI क्या हो जाती है, जब डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग डिटेक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग DWI सीक्वेंस, ठीक है, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग MRI सीक्वेंस, तो ये कब यूजफुल होता है, एक्यूट स्ट्रोक के अंदर। तो ये क्या डिटेक्ट कर सकता है, रिस्ट्रिक्टेड डिफ्यूजन। बात करूँ फ्लूइड एटेन्यूएटेड इन्वर्जन रिकवरी की, तो ये क्या करता है, सेरेब्रोस्पाइनल
स्पाइनल फ्लूइड सप्रेस कर देता है, ये बेस्ट होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस ब्रेन एडिमा के केस में, ठीक है। शॉर्ट टू इन्वर्जन रिकवरी की बात करूँ तो ये फैट सप्रेस कर देता है, इसको हम गैडोलिनियम के बाद यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेडियंट इको सीक्वेंस। ग्रेडियंट इको सीक्वेंस कौन सा होता है? जो कि ब्लड प्रोडक्ट्स के लिए सेंसिटिव होता है और हेमरेज में यूजफुल होता है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी वेटेड इमेजिंग क्या डिटेक्ट कर सकता है? माइक्रो ब्लीड्स, आयरन डिपोजिशन एंड हेमरेज, ठीक है। एमआर एंजियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्लड वेजल्स को इवेल्युएट करेगा, बेबी कॉन्ट्रास्ट और नॉन कॉन्ट्रास्ट, मतलब कॉन्ट्रास्ट के यूज से भी कर सकता है और नॉन कॉन्ट्रास्ट भी। फंक्शनल एमआरआई क्या करता है? मेजर करता है बोल्ड सिग्नल। बोल्ड क्या हो जाता है? ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट सिग्नल, ठीक है। ये ब्रेन मैपिंग के लिए, मतलब ब्रेन इमेजिंग के लिए ही हम फंक्शनल एमआरआई प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट होता है एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? स्टडीज टिश्यू मेटाबोलाइट्स, ठीक है। स्टडीज टिश्यू के मेटाबोलाइट्स की जो स्टडी हुई दैट्स कॉल्ड एमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। कॉमन एमआरआई आर्टिफैक्ट जो कि हम देखते हैं, मोशन आर्टिफैक्ट जो कि रिड्यूस होता है बाय पेशेंट इमोबलाइजेशन, मतलब पेशेंट को हिलना डुलना नहीं है। फास्ट सीक्वेंस ब्रेथ होल्ड, ठीक है। रैप अराउंड जिसको हम एलियजिंग भी बोलते हैं, ये किस वजह से होता है? ड्यू टू स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। केमिकल शिफ्ट आर्टिफैक्ट किस वजह से होता है? अकर्स बिटवीन फैट एंड वाटर, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होगा फैट और वाटर का उसके बीच, उसकी वजह से। ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट कौन सा हो जाता है? जो कि आपको मेटल के पास देखने को मिलेगा, मेटल, एयर और हेमरेज के अंदर आप ये यूज़ आएगा। हेमरेज के अंदर आपको ये ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। एमआरआई वर्सेस सीटी की अगर मैं बात करूँ कि भाई एमआरआई और सीटी में से कौन सा प्रेफर करेंगे हम, तो एमआरआई तो होता है सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए और सीटी इमेजिंग हम यूज़ करते हैं बोन एंड ट्रॉमेटिक कंडीशन के लिए, ठीक है। तो आई ट्राइड कि ये 37 पॉइंट्स आप सबके लिए बेनिफिशियल रहे। सिर्फ 10 to 12 मिनट्स में आप इस वीडियो को जल्दी से देख के एक सुपरफिशियल रिवीजन कर सकते हो एमआरआई का, ठीक है। जो कि लास्ट मिनट में आई थिंक इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ऐसी डीप नई बातें नहीं है जो आपको याद करने में दिक्कत आएगी, ऑलमोस्ट वही लाइन है जो आप एमसीक्यूज़ में देखते हो। एंड आई थिंक द सुपरफिशियल रिवीजन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको लास्ट ईयर सोनोग्राफी के लिए फील हुआ ही होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट, नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छा प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और एस्पायरेंट से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है।